सुखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा। आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा, अमीर होता ये भारत ये है हमारा नारा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं गीतिका और आप सबका हम द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ट्रस्ट के अमीर होता भारत मंच में तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और बुलाना चाहेंगे हमारे आज के मेन गेस्ट को मिस्टर वीरेंद्र। मंगल पर जब कदम रख सकते हैं तो दुनिया में सबसे अमीर बन सकते हैं हम। आप इतने सफल हैं, आपने इतनी बुलंदियों को छुआ है, तो क्या हम सब भी आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं? ये खूबी सभी के अंदर होती है, आम इंसान से खास बनने। खास कोई नहीं होता, सभी लोग जिसके दिलों में राज करने लगे, सब लोग जिसको मानने लगे कि ये खास है वो खास है, वरना तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। हर व्यक्ति के अंदर हमारा नज़रिया होना चाहिए उस व्यक्ति को देखने का, पहचानने का, उसका जो गुण है उसके हिसाब से उसको देखना चाहिए। तो उसकी क्वालिटी को आप पहचान लोगे वो खास हो गया। हम लोगों का नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, किसी के भी प्रति अगर हम देखते हैं नज़रिया पॉजिटिव, नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। तो आज हर इंसान, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्वालिफाइड एजुकेशन मिले, एक प्रोफेशनल एजुकेशन करके वो कुछ अपना बिजनेस करे या जॉब करे। आपको क्या लगता है स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना आज की जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, IAS और IPS सबसे अच्छी पोस्ट को माना जाता है कि मेरा बेटा IAS बन जाए। दिल्ली का आप टोटल देख लीजिए कितने IAS दिल्ली ने दिए हैं, और आप यूपी और बिहार का देखिए कितने IAS उसने दिए हैं। बाहरी संस्कृति को देख के ना चेंज हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा DPS में पढ़ेगा तो बच्चा ऐसा हो जाएगा, वहाँ पढ़ेगा। जिसने काम करना है, जिसने पढ़ना है, वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी नवाब बनेगा, और जिसने बिगड़ना है, कुछ नहीं करना है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी खराब बनेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में किसी इंसान की मेहनत के साथ उसकी नियति का होना ज़रूरी है, वो तभी सफल बन सकता है? नहीं, दो किस्म के लोग होते हैं। देखिए, एक गलत रास्ता होता है कि हमने किसी का काम किया और काम कर रहे हैं तो दूसरे को उसका हानि भी पहुंच रही है। यानी कि अगर मार्जिन में 10% लेना चाहिए तो किसी से आप अगर 100% का कोई चीज़ ले रहे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती नहीं हैं। तो वो क्या होता है, मार्केट के अंदर आपकी जो रेपो है वो डाउन होती है। कभी ना कभी सबका जो किया हुआ गलत होता है वो खुलता है। तो जब आप बिज़नेस कोई करने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक बार किसी को ठग सकते हैं, 2 बार ठग सकते हैं, तीसरी बार क्या होगा, हर आदमी पहचानने लगेगा वो व्यक्ति। अभी हम लोग आपस में बातें नहीं करते कई बार, वो दुकानदार बड़ा बेकार है, वो बड़ा सज्जन है, वो क्यों करते हैं हम लोग? वो इसीलिए करते हैं कि वो रेपो बनाने में बहुत समय लगता है। फिर जब वो बन जाती है तो हम जिस शॉप के अंदर लिखा होता है फिक्स प्राइस, मालूम है ये 10% का मार्जिन लेता है, ये किसी भी कीमत पे 10 पैसे कम नहीं करेगा ना बढ़ा के देगा, हम उसकी शॉप पे जाते हैं। जो बार्गेनिंग करता है बहुत ज़्यादा, ये 100-200 रुपये का, उसकी दुकान पहले से ही हो जाती है, ये जाएगा ना, ये 500 बोलेगा तो उसको 200 बोलने का है। क्यों बोलने का है? कि वो दुकानदार बदनाम है। तो आप देखिए किसकी शॉप ज़्यादा चलती है, फिक्स वाले की ज़्यादा चलेगी, आप जाना पसंद करेंगे। एक बार वो कम स्लो स्पीड पे चलेगी, लेकिन जब उसकी शॉप चलेगी तो ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए नीति नियत जो मैं बोलता हूँ वो रखनी ही चाहिए। आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपनी फैमिली के लिए, अपने बाकी के कामों के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं? आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? सभी व्यक्ति बिजी हैं। आप दिल्ली में जिस भी व्यक्ति से बात करेंगे वो बिजी है, लेकिन अपने टाइमिंग को आप शेड्यूल बना लेंगे, किस समय मुझे क्या क्या करना है, तो आप बिजी नहीं हैं। तो वैसे आप किसी से भी बात करिए, नहीं मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, नहीं गप्पे मार रहा होगा कहीं पे, लेकिन बिजी है। टाइम शेड्यूल, अगर आप सब कुछ सिस्टम से चलते हैं तो आप कोई बिजी नहीं है। फैमिली के लिए भी टाइम निकलता है, बच्चों के लिए भी निकलेगा, माँ बाप के लिए भी निकलेगा, बिजनेस के लिए भी निकलेगा, दोस्तों के लिए भी निकलता है। मेरे तो बचपन के दोस्त हैं, आप बताइए आज भी हम लोग मिलते हैं,
बचपन के दोस्तों से आज भी वैसे ही मिलते हैं, आज भी गपशप मारते हैं, लेकिन टाइम ठीक है, वो 2 घंटे नहीं मिलेंगे, आधा घंटा मिल लेंगे, लेकिन मिलते तो हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम के हिसाब से सब कुछ निकलता है। फैमिली को जो टाइम चाहिए मैं पूरा देता हूँ। आप धर्म का काम भी करते हैं, आप कर्म का काम भी करते हैं, आप लोगों की मदद भी करते हैं, तो इसके साथ में आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? मंदिर में पूजा करने आप जाते हैं और बाहर आके किसी की जेब काटते हैं, उसका पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है, उस मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप मंदिर नहीं जा रहे हैं और किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, वो मैं उसको पूजा मानता हूँ। हमारे पिताजी का तो गीता से बहुत लगाव था, गीता पढ़ते थे, अंतिम समय तक भी वो मुंह से गीता का नाम लेकर गए। तो ये देख देख के आता है। मुझे अपने दादा तो मैंने नहीं देखे थे, लेकिन पिता से आया। मेरे अंदर जो भी है, ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर कोई ख़ास वो है, लेकिन जितना मेरे से बन सकता है मैं वो कोशिश करता हूँ मदद करने की। मालिक जितना कराएगा करेंगे उसको। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक मानते हैं? बिल्कुल, मैं उसी पे चलता हूँ। मेरे पिता हमेशा इसी पे रहे कि वो कर्म करना है अपना और फल की इच्छा नहीं करनी है। मैं भी आज भी उसी ही पैटर्न पे चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कहीं पे अपना जो काम है उसको बताया जाए, शोर मचाया। ठीक है, कर्म होते रहे, काम चलता रहना चाहिए, लोगों को जितना भला हो सकता है करते रहना चाहिए, बस इसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं अपने बच्चे का बर्थडे किसी 5 स्टार होटल में मनाता ही नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे का बर्थडे हमेशा भंडारे पे मनाता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ, चलो तुम्हें आज खाना खिलाता हूँ 5 स्टार होटल में तेरे बर्थडे पे। तो इनके जवाब खुद के ये होते हैं कि पापा वो भंडारा करना है, तो वही ठीक है। तो बचपन से इनके बर्थडे पे भंडारा ही होता आया है। कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ना कोई ऐसी इच्छा रह गई है जो आप पूरी करना चाहते हैं? देखिए, इच्छाएं जीवन में आदमी किसी की कभी कोई पूरी नहीं हो सकती। हमेशा सोच को आप रखें, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है ना, तो जो है उसी में संतुष्ट रहिए। मैंने बिज़नेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए कि मुझे बहुत कुछ मिल सकता था, और आज अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ये कुछ ले लेता, मैं कभी सोचता नहीं हूँ पीछे की तरफ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो हुआ वो ठीक हुआ, जो आगे हो रहा है वो भी ठीक होगा, जो पीछे हुआ वो भी ठीक है, जो अभी हो रहा है वो भी ठीक है। संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में संतुष्टि शब्द का नहीं है, तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, तो आपके बाल तो वाइट होने ही हैं। मेरे बाल वाइट नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी में अपना आदर्श किसे माना है? मैंने अपने आदर्श मेरे माता पिता, वो मेरे आदर्श हैं। गुरु भी वही हैं, आदर्श भी वही हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चलना भी चाहता हूँ, चल भी रहा हूँ। पूरा तो उनका तरह नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो पूरा एक तरह से सारा बिजनेस छोड़कर खेती करने चले गए। तो वो तो बहुत ज़्यादा त्याग वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के कदमों पे चलना चाहूँगा। अब हम मिलते हैं वीरेंद्र पिताजी से, मतलब अब इनके बच्चे से हम बात करना चाहेंगे। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर मयंक को। जब आपके पिता संघर्ष कर रहे थे, तो आप लोग किस तरह से अपने पिता को सहयोग करते थे? We try to be supportive, कि परेशान नहीं करना, कभी भी टेंस्ड है तो आराम से साइड निकल जाना है, कुछ बात नहीं करनी है, ऐसे करके ज़्यादा नहीं करते परेशान। बिल्कुल। आपके पिता जितनी बुलंदियां छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी कुछ ना कुछ प्लान्स तो होंगे। एक्चुअली हमारी फैमिली में जैसे मैंने अपने बाबा जी को देखा, डैड को देखा, और जो पर बाबा के बारे में सुनते हैं, मतलब आजकल की यंग जनरेशन क्या होता है, फैमिली डैड के साथ पापा आपका तो काम है, चलो हम उसमें ही लग जाते हैं, ये वाली चीज होती है। पर जो एक्चुअली जो होना चाहिए ना, एक अंदर से ही होता है कि अगर मैं खुद पहले काबिल बनूं, उसके बाद में ही तो कहीं जाके सेट होंगे। अगर खुद में वो काबिलियत नहीं है, जैसे आपने सुना होगा एक मुहावरा कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों जन सींचे।
सो वही अप्लाई होती है ऐसी जगहों पे। खुद में अगर काबिलियत है तो खुद भी ऊंचाइयों पे जा सकते हो, उसमें उनकी जरूरत नहीं है। आप अलग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर आपके पिता का बिजनेस कैसे चलेगा? ये तो वन मैन आर्मी है, इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। कौन सा मोड़ था वो आपकी जिंदगी का जब आपको लगा कि अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये वाकई में आपकी जिंदगी उस मोड़ पर बदल गई? मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति कहीं बता ही नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी यहाँ बदल जाएगी। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि मेरी ज़िंदगी यहाँ से बदलेगी। ये ऑटो में बदलती है। जब आदमी व्यक्ति काम करता रहता काम, वो चक्र है, ऑटो में बदलती है, अपने आप बदलती है। हर समय हर किसी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में सबके साथ कोई ना कोई समस्या आती है। अपने अंदर हमेशा इस तरीके की भावना रखिए कि हम जो भी कुछ करेंगे वो कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर मन के अंदर ये बातें नहीं आएंगी तो पॉजिटिव, अब मैंने कहा ना पॉजिटिव रखिए अपने आप को कि हमारे साथ इस समय बहुत सारी किस तरीके की समस्या आती है। एजुकेशन कोई भी लेता है, व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही समस्याएं आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। वो तो आप कर ही रहे हैं, उससे तो आप जूझते ही हैं, वो करना ही है वो। लेकिन अगर जब भी किसी बिजनेस में जाना चाहेंगे तो उस बिजनेस में जाने के लिए आपको समस्याओं को अलग रखना होगा। कोई समस्या सामने आड़े नहीं आती अगर आप ठान लेते हैं। फैमिली का ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके घर में जाता है तो जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो, आपके मिसेस की सपोर्ट, आपके बच्चों की सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके साथ जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुख शांति घर के अंदर, तो अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सुख शांति सपोर्ट करते, तो ये तो जिसके साथ ये सब कुछ है तो है ही है। तो वो तो धर्मपत्नी के अलावा कोई होता नहीं है। प्रेरणादायक तो हमारे माँ बाप हैं, जिनसे प्रेरणा लेके मैंने सब कुछ किया, उनकी आकर्षण में। मेरी नेचर भी तो वैसी है कि मैं पीछे की बातें याद ही नहीं रखता। जो बीत गई उसको मैं याद रखता नहीं, पीछे की तरफ मुड़ के देखता नहीं, आगे चलता हूँ। तो जब मैं आगे चलने का आदी हूँ तो मैं पीछे याद नहीं रखता किसी भी चीज़। और मेरे अंदर भी संयम बहुत है। सुबह मैं पूजा करता हूँ भगवान के रूप में, माता पिता और भगवान को मानता हूँ, उनसे निर्भय रहती है। तो ये तो सब चेंज है। आप जो चेंज हो रहा है उस चेंज में तो आपको जाना ही होगा। तो परेशानियाँ जो अभी आप पूछ रहे थे, तो मैं उनको परेशानी नहीं मान रहा ना, वो तो चेंज है। बिजनेस में ये तो आपको करना ही होगा ना। और आप उसको अगर परेशानी मान लोगे, टेंशन ले लोगे, तो करोगे कैसे? सारा टाइम तो आप अपने ऊपर ले आए हैं कि टेंशन लेने में। तो टेंशन नहीं लेने का है, काम करने का है। काम करो, कामयाब हो जाओगे। नसीब तो साथ चलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पूरा नसीब पे निर्भर हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। मेरा तो ये है कि अपने बिजनेस के अंदर भी जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं सब, जब वो कोई परेशान होता है, मैं तो स्पेशल उनको कहता हूँ, जब तुम परेशान हो मेरे पास आ जाओ, अपनी सारी परेशानी मुझे दे के चले जाओ। और ये अक्सर होता है कि मेरे जितने भी कलीग्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जितने मेरे बिज़नेस के अंदर हैं, वो आते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट मेरे साथ बैठते हैं, गपशप मार के उनको हल्का करके भेज देता हूँ। मैं टेंशन कभी लेता नहीं और सामने वाले को लेने भी नहीं देता। आज भी हम खेती है हमारे पास और आज भी करते हैं। आज भी खेती है, खेती के बगैर तो रह ही नहीं सकते। मेरे पिताजी जो है आखिरी वक्त तक फार्म हाउस पे ही रहते थे, अपने हाथों से ही खेती करते थे। आज भी ट्रैक्टर भी है हमारे पास, सब कुछ है, आज भी है, खेती होती है। तो उसका जो लगाव है ज़मीन का, जो धरती माँ का जो लगाव है, वो आज भी नहीं हटा है, ना हमारे से हटा है, ना हमारे बुजुर्गों से हटा था। किसान तो सबको खिलाता है, किसानी को तो अपनाना चाहिए। आज देखिए विदेशों से लोग आ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं या उसको लीज़ पे ले रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो चेंज हो रहा है, उसको नई नई टेक्निक से कर रहे हैं, उपज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए नई नई इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती तो ये और आगे बढ़ने वाला है, खेती में तो जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आजकल खेती में जा रहे हैं, लेकिन उसकी टेक्निक चेंज हो रहा है, उससे जा रहे हैं। ठीक है ना, वो पढ़ाई लिखाई जो है उसमें काम आ रही है, उस काम से और बेटर खेती हो रही है। तो धीरे धीरे इस और भी जाना होगा। बिजनेस वो भी एक बिजनेस के रूप में ही इसको देखना है।
उसको भी बढ़ावा देना है। खाली यही नहीं करना है कि हमें कोई इंडस्ट्री ही लगानी है। सभी तरह के काम अगर हिंदुस्तान में किए जाएंगे तो देश, जो अभी आपका नारा है ना, ये अपने आप सफल हो जाएगा। नाम चेंज हो गया है फार्म हाउस। तो खेती, हम खेत कहते थे जिसको, आज उसका फार्म हाउस की कैटेगरी में ले आए हैं हम लोग। तो जाके रहना पसंद करता है वो फार्म में, क्यों? तो उसको अच्छा लगता है ना कि मैं ऐसे खुले वातावरण में रहूं, अच्छे माहौल में रहूं। तो ये कौन है जो इस तरीके से रहना नहीं चाहता है? सिर्फ हमको वहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो सरकारों को इस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए कि हर गांव-गांव में इस तरीके की सुविधाएं मिलें कि बच्चे वहाँ से आए ना, बच्चे वहीं पे करें, काम करें। शहर आना कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रोज़गार के साधन उसको वहीं पे मिलने चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि ये बिजनेसमैन बनेगा, क्यों नहीं कहते हैं उसको बिजनेस। फैमिली वाला तो बिजनेस में डालता है, नौकरी वाला उसको नौकरी की चैन में डालना चाहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा जो करना चाहे उसको हमें देख लेना चाहिए कि बच्चा की सोच क्या है। अगर किसी का ध्यान बिजनेस की तरफ ही है, किसी का ध्यान सोच कुछ ना कुछ उसकी नई चीज़ें लाता है, सोचता है, तो उसको उसी चीज़ में डालना चाहिए। हम ज़बरदस्ती उसको बनाते हैं कि तेरे को IAS बनाएंगे, तो डॉक्टर बनाएंगे, तो इंजीनियर बनाएंगे। मेरा मानना है कि इस तरीके की जो ज़बरदस्ती है, जोर ज़बरदस्ती, वो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों से नहीं करनी चाहिए। बच्चे की सोच को पढ़ें, बच्चा जो चाहता है उसमें उसको सपोर्ट करें, तो बिजनेसमैन भी तैयार हो जाएंगे, सर्विसमैन भी तैयार हो जाएंगे, किसान भी तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ा रीज़न यही है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। जब वो होता नहीं है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, नशे में जाता है, क्लब में जाने की हैसियत तो क्लबों में जाएगा, नहीं तो पार्कों में, गली मोहल्लों में वो तरह तरह के ऐब करता है। वो रीज़न यही होता है कि कर नहीं पाता है, इसलिए उसमें जाता है। तो आप उसको उसमें मत डालिए तू ऐसा बनना है, नहीं। जो वो बनना चाहे, जैसे बनना चाहे, लेकिन स्टार्टिंग उसकी सपोर्ट करनी चाहिए छोटे काम से। छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम जो भी हो उससे करे, उसमें लाए ना प्रॉफिट। मैंने अपने जीवन में रेडीमेड गारमेंट्स के, मैंने कपड़ा सिलने का काम कर दिया, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली थी मैंने, उसमें काम किया। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये प्लॉट अगर सेल होते हैं तो आप इसको कमीशन देते हो? मैंने 3 प्लॉट उस समय बिकवाए, अब मुझे कमीशन मिली थी। 20-22 हज़ार रुपये की कमीशन लिया, मेरा कोटा बन गया। अब मेरा तो कुछ लगा ही नहीं था। मैंने अपने पिता से कमीशन ली थी क्योंकि वो सभी को देते थे, और मैंने उसी पैसे से काम कर लिया। तो मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो किसी से पैसा नहीं लिया। तो इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति काम करना चाहे तो अगर वो उसमें मन में है करने की, वो कर सकता है। और आजकल तो बैंक दे देते हैं, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई हुई है। आजकल तो अलग अलग माध्यम से मिल जाता है, वो थोड़ा बहुत पैसा तो वो माफ़ भी कर देती है सरकार। आजकल तो बहुत सारी स्कीमें हैं, तो फ़ायदा उठाने वाले उन्हीं स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी भी बच्चे को आप करे कराए काम पे बैठा दोगे, अगर उसकी रुचि नहीं है या उसने अपने हाथों से कमाया नहीं है, तो उसको डुबो देगा। और यदि उसने खुद अपनी मेहनत से काम किया है, देखा है, करा है, छोटे स्केल से किया है, तो वो हमेशा बनाएगा ही। मैंने अपने जीवन में जितने भी काम किए, नुकसान किसी में नहीं उठाया। मार्जिन कम रहा होगा, मैंने उसको बंद कर दिया, लेकिन नुकसान नहीं उठाया मैंने कभी भी। किसी का दिल भी नहीं दुखाया कभी मैंने, किसी के साथ चीटिंग भी नहीं की मैंने। तो नीति नियत जो मैं बोलता हूँ वो तो रहनी चाहिए जीवन के अंदर। अपने सिद्धांत से ही रखो, अपने खर्चे अपने संयम से करो, धीरे धीरे जुड़ेगा। एकदम तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एकदम का सोचेंगे तो उसमें जाएंगे, वो जो लत मैंने बताई है, गलत ट्रैक पे जाएंगे। और धीरे धीरे मेहनत करके करेंगे तो तरक्की होगी ही होगी। अब आखिरी में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी को। नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार शर्मा द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी के अमीर होता भारत मंच में श्री वीरेंद्र गौड़ और आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अमीर होता भारत, ये है हमारा नारा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स खुशहाली की तरह। सो सिंपल।
क्योंकि आज हम जो हैं वो हम करते आए हैं, और वो होंगे जो आज अभी हम कर रहे हैं। खुशहाली मीन्स खुशहाल लोगों के साथ रहो, उनकी सुनो, उनसे शिक्षा लो और आगे बढ़ो।